वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बट उससे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में मौजूद थ्योरी, यानी इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी गिवन है, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये इसी थ्योरी पे बेस्ड है। इस थ्योरी में जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है रेशो। अब सबसे पहले ज़रा इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि रेशो है क्या। अ रेशो इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड विच आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट। अच्छा, ये रेशो की बेसिक डेफिनेशन है कि रेशो जो है वो कंपैरिजन है, मुवाजना है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक दो मिसालें देता हूँ फिर आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में मौजूद नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को कंपेयर करें। नंबर ऑफ़ बॉयज़ एक क्वांटिटी हो जाएगी और नंबर ऑफ़ गर्ल्स दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी। या जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में नंबर ऑफ़ मेन एंड नंबर ऑफ़ वुमेन, इनकी जब आप कंपैरिजन करते हैं ये भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती है। या जिस तरह हम कह सकते हैं कि प्राइस हाइक इन 2019 एंड प्राइस हाइक इन 2020, इन दो सालों में जो महंगाई है या प्राइस हाइक है, जब इनकी कंपैरिजन आप करते हैं तो ये भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। इस तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो सकती है। तो रेशो बुनियादी तौर पर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के मवाजने को, कंपैरिजन कहते हैं मवाजने को। अब मवाजना क्या हो सकता है? मवाजना ये हो सकता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहली एग्जांपल दी आपकी क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स की, अगर एक क्लास है जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 30 है और इसमें 10 गर्ल्स है और 20 बॉयज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जो बॉयज़ है वो उनकी रेशो जो है वो एक गर्ल यानी एक लड़की के बराबर है। इस क्लास में दो बॉयज़ की रेशो एक लड़की के बराबर है, ठीक है ना, यानी 2:1 की यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज़ की जो रेशो है वो गर्ल्स के रेशो के ट्वाइस है, दुगना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी तादाद में या 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अगर टोटल स्ट्रेंथ 30 है और उसमें से 20 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स है, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉयज़ की स्ट्रेंथ है या बॉयज़ की जो क्वांटिटी है वो गर्ल्स से 2 टाइम्स ज़्यादा है। लड़कों की जो तादाद है वो लड़कियों से 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ आपने दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन किया या दो क्वांटिटीज़ का मुआवजना किया। सो मैथ्स में ये जो टर्म रेशो है ये दरअसल कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज़ या मोर देन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड विच आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट। अच्छा, जितनी भी क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं हम। जैसे आप देखते हैं लेंथ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये पहले भी हम इस टर्म को डिफाइन कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कि हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकें उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है ना। सो आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल या जिसको हम कहते हैं मेजरिंग टैप, ठीक है। इसी तरह टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल क्लॉक। इसी तरह बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है यूनिट दरअसल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, मास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम या ग्राम हो सकती है। इसी तरह जो लेंथ है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो होती है मीटर्स, किलोमीटर्स या इंचेस, ठीक है ना। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट, प्रॉपर यूनिट दरकार होती है। तो रेशो जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन है, उनका मुआवजना है। अगर वो क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं, यहाँ पर एक जैसी नहीं, अगर उन क्वांटिटीज़ का यूनिट एक जैसा हो, सेम हो, ठीक है ना। तो रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, एक जैसी। डेफिनेटली अगर क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होगा तो वो क्वांटिटीज़ भी एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम रेशो लेते हैं 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम। 5 किलोग्राम 5000 ग्राम, यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ है। पहली क्वांटिटी कितनी है? 5 किलोग्राम और दूसरी क्वांटिटी कितनी है? 5000 ग्राम। अब किलोग्राम और ग्राम दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी यानी मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स है। हाँ, जब आप रेशो फाइंड करेंगे, इनमें सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर आप किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में या ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ताकि दोनों की यूनिट्स
एक जैसे हो। ये तो सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज में देखेंगे। बहरहाल रेशो की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड विच आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, ये है रेशो, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का मुवाजना। अच्छा आगे ज़रा चलते हैं। द रेशो ऑफ ए टू बी, अब ए और बी जो है वो दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, इज रिटन एज ए रेशो बी, यानी फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं दो डॉट्स की शक्ल में, ये रेशो का सिंबल है। और इसे रीड कैसे करेंगे, ए रेशो बी, यानी फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी। आप रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी, वेयर ए इज द फर्स्ट क्वांटिटी एंड बी इज द सेकंड क्वांटिटी, वेयर बी शुड नॉट बी जीरो और b मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऑफ कोर्स अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो अगर आप b यानी डिनोमिनेटर को जीरो लेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, a ओवर b, वेयर b मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन ही है। याद रखिए फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है बट नॉट डिनोमिनेटर, ठीक। सो रेशो को हम लिख कैसे सकते हैं, ए रेशो बी, दो क्वांटिटीज को तीन भी हो सकती है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है ना। और फ्रैक्शनल फॉर्म रेशो की क्या है, ए ओवर बी। अच्छा द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशो, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द रेशोज। अच्छा इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे हम द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट व्हाइल द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये इन टर्म्स के नाम है, फर्स्ट क्वांटिटी को हम एंटीसीडेंट और सेकंड क्वांटिटी को हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्रिकेट टीम विन 3 मैचेस एंड लॉस्ट 4 मैचेस, एक क्रिकेट टीम है जिसने 3 मैचेस जीते और 4 मैचेस वो हार गए, देन द रेशो ऑफ won to lost is 3:4 और 3/4। 3/4 को ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3/4। अब यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है जो एक ही यूनिट में मेजर हो रही है, यानी कि क्रिकेट है, ठीक है ना। क्वांटिटीज़ क्या है, क्रिकेट मैचेस है। एक टीम है जिसने 3 मैचेस जीते और 4 मैचेस वो हार गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रेशो क्या बनेगी, 3:4। पहली क्वांटिटी क्या है, वो मैचेस जो टीम जीत चुकी है, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, वो भी मैचेस ही है बट कौन से, जो वो टीम हार चुकी है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो एक ही है, यानी क्रिकेट मैच, ठीक है ना, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑफ द सेम काइंड, यानी यहाँ पर आप क्रिकेट के मैचेस के कंपैरिजन कर रहे हैं, हारे हुए मैचेस की और जीते हुए मैचेस की कंपैरिजन आप कर रहे हैं। तो 3:4, तो यहाँ पर आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी 4। अच्छा आगे है अगला पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेशो से रिलेटेड। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको ज़रा समझ ले, ऑर्डर यानी तरतीब जो है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशो में। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट राइट 3:4 एज 4:3। ऑर्डर तब्दील हो जाएगा ना अगर आप लिखेंगे 4:3, तो फिर ये गलत होगा, बिकॉज 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैचेस जो टीम जीत चुकी है, और 4 क्या है, वो मैचेस जो टीम हार चुकी है। अगर आप इसे लिखेंगे 4:3 तो इसका मतलब होगा कि टीम ने 4 मैचेस हारे हैं और 3 मैचेस वो विन कर चुकी है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसे लिखेंगे और फिर सेकंड क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर पहले हो रही है वो मैचेस जो टीम जीत चुकी है 3, और फिर बात हो रही है उन मैचेस की जो टीम हार चुकी है यानी 4। तो हम 3 और 4 के मैचेस की जो रेशो है जीत और हार की, वो ऐसे नहीं लिख सकते 4:3। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 3:r, क्योंकि सबसे पहले वो मैचेस का जिक्र हो रहा है जो टीम जीत चुकी है और बाद में उन मैचेस का जिक्र हो रहा है जो टीम हार चुकी है। सो द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप 3:4 को 4:3 नहीं लिख सकते। अगली इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हमने पहले डिस्कस किया मैथ्स की जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, इसी तरह लेंथ जिसकी यूनिट है किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स या इंचेस, इसी तरह टेम्परेचर जिसकी जो यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। सो रेशो जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद है प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन क्या है? ये भी रेशो से रिलेटेड टर्म है। व्हेन टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हो तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। व्हेन टू रेशोज, पहली रेशो क्या है? ए रेशो बी, दूसरी रेशो क्या है? सी रेशो डी आर इक्वल। अगर ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल है तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये दोनों रेशोज आपस में प्रोपोर्शन में है। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? अगर ए रेशो बी और सी रेशो डी आपस में इक्वल है तो फिर हम फर्स्ट क्वांटिटी को ए को कहेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड को बी को कहेंगे सेकेंड, सी होगा थर्ड प्रोपोर्शनल और डी होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसमें ए और डी क्या कहलाएंगे? ए एंड डी यानी फर्स्ट क्वांटिटी और फोर्थ प्रोपोर्शनल ये कहलाएंगे एक्सट्रीम्स, और बी और सी जो है यानी सेकेंड और थर्ड जो प्रोपोर्शनल है इसे कहेंगे मीन्स। तो आपने वो फार्मूला सुना होगा, आपको जो आपने ग्रेड 8 में पढ़ा होगा या ग्रेड 9 में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अगर दो रेशोज आपस में इक्वल है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन और लास्ट प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के। फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स और सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन को हम कहते हैं मीन्स। और याद रखिए, सिंबॉलिकली द प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी डी कैन बी रिटन एज ए रेशो बी इन प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये जो आपको 4 डॉट नजर आ रहे हैं इस सिंबल को पढ़ा जाता है प्रोपोर्शन। और इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशो बी और सी रेशो डी ये दोनों रेशोज आपस में क्या है? इक्वल है। इसीलिए प्रोपोर्शन के साइन को हम चेंज कर देते हैं इक्वल के साइन में। ठीक है ना? और उसके बाद हम ए रेशो बी को लिख सकते हैं ए ओवर बी और सी रेशो डी को लिख सकते हैं सी ओवर डी। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा बिकॉज डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, बी चूंकि लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बात उसी पे हम पहुंचे कि फर्स्ट क्वांटिटी ए और फोर्थ प्रोपोर्शनल डी इन्हें क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और सेकेंड क्वांटिटी यानी बी और सी इन्हें क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपस में इक्वल होते हैं इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रेशोज का और प्रोपोर्शन का। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और ये जो क्वेश्चंस है आप इनको बिल्कुल इन्हीं 2 टॉपिक्स से मैच होते हुए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो बी एंड ए ओवर बी। मतलब क्या हुआ कि आपको डिफरेंट क्वांटिटी क्वेश्चंस में कुछ क्वांटिटीज गिवन है ऑफ द सेम काइंड, क्वेश्चन है ऑफ द सेम काइंड, और इनको आपने लिखना है ए रेशो बी के फॉर्म में एंड फिर आपने उसे कन्वर्ट करना है ए ओवर बी के फॉर्म में। डेफिनेटली ए रेशो बी को हम ए ओवर बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो है RS 450 एंड RS 1350 या 1350। जो हम बात करते थे ना कि रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक जैसी क्वांटिटीज। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वांटिटी 450 ये भी रुपीज़ है और सेकंड क्वांटिटी 1350 ये भी रुपीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड की है, एक ही जैसी है, दोनों की यूनिट्स भी सेम है, रुपीज़ है, करेंसी एक ही है ना। सो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी है 450 और सेकंड क्वांटिटी है, आप इन्हें रेशो के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपने इन क्वांटिटीज़ को ए रेशो बी के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे ए क्या है 450 है और बी क्या है 1350 है, तो आप लिखेंगे 450 एंड 1350। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे आप, सिंप्लीफिकेशन रेशो की क्या कहती है कि आप रेशो को तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक गिवन क्वांटिटीज़ में कॉमन फैक्टर ख़त्म ना हो जाए। कॉमन फैक्टर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप 450 को देखें और 1350 को भी देख लें। 450 2 से डिविजिबल है तो 1350 भी 2 से डिविजिबल है। इसी तरह 450 3 से डिविजिबल है और 1350 भी 3 से डिविजिबल है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर हुआ। इसी तरह 450 और 1350 ये दोनों 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों 5 भी कॉमन फैक्टर रखते हैं। इसी तरह यही दोनों नंबर्स 10 से भी डिविजिबल है, तो लिहाजा ये दोनों नंबर्स के दरमियान 10 भी एक कॉमन
फैक्टर है। तो जब बात होती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रेशोज़ की, तो आप रेशो को तब तक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, यानी वो दोनों क्वांटिटीज़ अनकॉमन फैक्टर्स वाले बन जाए। ठीक है ना। तो आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इनको डिवाइड करता हूँ 10 से। अब कहाँ से आया 10? क्योंकि ये दोनों नंबर्स, ये दोनों क्वांटिटीज़ 10 से डिविजिबल है। ठीक है ना। आपने अगर कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो उसी नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। आप देखते हैं ना, जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन आता है, अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर आप उसको कैंसिल आउट करते काटते हैं। यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। मैं सबसे पहले इन दो क्वांटिटीज़ को 10 से डिवाइड करता हूँ। इससे होगा क्या, जब आप 450 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो 0 0 के साथ कैंसिल होगा। इसी तरह 1350 का 0 भी 0 के साथ कैंसिल आउट होगा। वी लेफ्ट विथ 45 एंड 135। अब मैं देखता हूँ कि 45 और 135 ये दोनों 5 के टेबल में भी आ रहे हैं, 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, बट मैं 5 से डिवाइड करूँगा। जितने बड़े फैक्टर से आप डिवाइड करते जाएंगे, स्टेप्स उतने ही डिक्रीज होते जाएंगे। और याद रखिए, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, फिर 2 से या 3 से डिवाइड करूँ, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो कोशिश करें बड़े फैक्टर से डिवाइड करें ताकि स्टेप्स कम हो और कैलकुलेशन भी आसान हो। तो मैंने 10 यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में मैंने ऐड किया, खुद से मैंने ऐड किया। ठीक है ना। सो अब अगले स्टेप में मेरे पास जब आ जाएंगे 45 और 135 और 5, ये मैंने 5 खुद से चूज़ किया क्योंकि दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है। अब देखें 5 1 5, 5 9 45। ठीक, रेशो इसी तरह 5 1 5। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं आपके सामने, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि पहले 13 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 2 10, बिकॉज 5 3 15 हो जाएगा, मोर देन 13 आ जाएगा। अच्छा, अब 5 2 10, यहाँ पे 13 3 रह जाएगा, 3 को शिफ्ट करेंगे 5 के पास, ये बन जाएगा 35, एंड देन 5 7 35। ठीक है ना। ये मैंने 5 को भी काट दिया और 135 को भी। अब मेरे पास यहाँ पे रह गया 5 9 45, यानी 9 और 27। आप देखिए कि 9 और 27 3 के टेबल में भी आते हैं और 9 के टेबल में भी आते हैं। तो बजाय 3 के मैं डायरेक्ट दोनों क्वांटिटीज़ को 9 से डिवाइड करता हूँ। तो मेरे पास आता है 9 1 9 और 9 3 27, 1:3। अब फर्दर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो तब भी 1 3 ही रहेगा। ठीक है ना। तो 1 के अलावा कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है 1 और 3 में, तो ये कहलाएगा रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी रेशो? 450 और 1350। अच्छा, इन क्वांटिटीज़ को जब आप कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपैरिजन होगी? डेफिनेटली फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो सेकंड क्वांटिटी से कम है। कितनी कम है? हम ये कहेंगे कि द सेकंड क्वांटिटी इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, यानी 1350 जो है वो 450 का 3 गुना है। ये है कंपैरिजन बिटवीन 450 एंड 1350, और इस कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशो। फर्स्ट क्वांटिटी 450 और सेकेंड क्वांटिटी 1350 में कंपैरिजन ये है कि 1350 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द 450 है, यानी ये जो क्वांटिटी है ये 450 का 3 गुना है। इसीलिए इनको रेशो में लिखेंगे 1:3। फर्स्ट क्वांटिटी रेशो द सेकेंड क्वांटिटी। अच्छा, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये था कि इसे ए ओवर बी के फॉर्म में भी लिखना है। तो व्हाट इज ए? 1, एंड व्हाट इज बी? 3। तो 1:3 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1/3। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट है इसमें 750 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड क्वांटिटी है वो है 1 मीटर। अब मैं फिर आपसे कहूँगा, ये दोनों क्वांटिटीज़ है सेम काइंड की, एक जैसी, दोनों लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ़र्क इनके यूनिट्स का है, तो हम इनके यूनिट्स सेम कर देंगे। ठीक है ना। 750 सेंटीमीटर ये भी लेंथ है, और 1 मीटर ये भी लेंथ है। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखिए, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत आसान होता है। हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर्स बड़ी यूनिट है। आप सेंटीमीटर को मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है ना, क्योंकि आपने 1 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 750 को फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको ये बनेगा 7.50। तो डेसिमल नंबर्स को डील करना काफ़ी मुश्किल है एज कम्पेयर टू द होल नंबर। तो ये बहुत आसान है कि आप बड़ी यूनिट को कन्वर्ट कर दें छोटी यूनिट में। अच्छा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर
इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो एक सेंटीमीटर और दूसरी मीटर्स में है, मैं लिखूंगा 750 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। साथ में मैंने रेफरेंस भी दिया है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। यूनिट सेम हो गए दोनों के। तो अब आप आ जाए, फर्स्ट क्वांटिटी है 750 और सेकंड क्वांटिटी है 100। अगेन ये दोनों नंबर्स 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ 10 से। इवन आप इनको 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नंबर से इनको डिवाइड करें। बहरहाल मैं इनको डिवाइड करता हूँ 10 से। इससे होगा क्या कि दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब आपके पास रह क्या जाएगा, 75/1 को हम लिखते हैं 75। डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसे आप लिखे या ना लिखे, अंडरस्टूड है कि 1 एग्जिस्ट करता है। सो 75/1 इज एक्चुअली 75। इसी तरह यहाँ पर रह जाएगा सेकेंड क्वांटिटी सिर्फ 10। तो 75 और 10 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 1 5 और 75 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो पहले 7 है, 5 1 5 6 7। 2 को शिफ्ट करेंगे 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 25 एंड देन 5 5 25, यानी 15 5 75। इसी तरह 5 1 5, आप इसको भी कैंसिल कर लें, और 5 2 10। अब आपके पास क्वांटिटीज़ क्या रहेगी, 15:2। क्या 15:2, 15 और 2 किसी भी नंबर के टेबल में आते नहीं। इसका मतलब है ये दोनों कोई भी कॉमन फैक्टर शेयर नहीं करते। तो लिहाजा अब 15:2 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 15/2। दैट्स इट। थर्ड पार्ट है, अगेन दो क्वांटिटीज़ हैं ऑफ द सेम काइंड, दोनों एक जैसे हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 65 डिग्री रेशो 260 डिग्री। देखिए यूनिट दोनों क्वांटिटीज़ की सेम है, डिग्री में है। तो लिहाजा यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट लिखेंगे 65 फर्स्ट क्वांटिटी एंड 260 सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है ना। अब आप आ जाए, अच्छा इनके यूनिट्स आप क्यों हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर था ना, सेंटीमीटर को हटा दिया हमने, और इससे ऊपर RS रुपीज़ को हमने हटा दिया, क्योंकि इस ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो की कोई यूनिट ही नहीं होती, क्योंकि रेशो सिर्फ कंपैरिजन है। आपको सिर्फ ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। सो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से यूनिट को हटा देते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हटा दिया था। अब यहाँ पर भी मैं डिग्री को हटा देता हूँ, सिर्फ मैं रखूँगा 65 एंड 260। सबसे पहले ये दोनों नंबर्स शेयर करते हैं कॉमन फैक्टर 5, यानी ये दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है। आपने ये नंबर्स खुद से चूज़ करने हैं ताकि आप इनको डिवाइड कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 5 1 5 और फिर इसके बाद 6 है, तो 5 1 5, ये 6 है, 1 शिफ्ट कर देंगे आप 5 के पास, जिससे बन जाएगा 15 एंड देन 5 3 15। इन अदर वर्ड्स 13 5 65। इसी तरह आप 260 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 5 1 5 एंड देन 5 5 25, ये 26 है, 1 को आप शिफ्ट कर देंगे 0 के पास, जिससे बन जाएगा 10 एंड देन 5 2 10, यानी 52 रह जाएगा। सो नाउ वी हैव 13/1 या 13:52। अब 13 और 52 दोनों जो है वो 13 के टेबल में आते हैं, यानी 13 1 13 एंड 13 4 52। सो अब आपके पास क्वांटिटीज़ क्या रहेगी, 1:4। इसका मतलब ये है कि दूसरी जो क्वांटिटी है वो पहली क्वांटिटी का 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है। ये है कंपैरिजन इन दोनों क्वांटिटीज़ में। और इसी तरह 1:4 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/4। याद रखिए ऑर्डर, तरतीब बहुत ज़रूरी है रेशो में। आप 1:4 को 4:1 नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इसी तरह 1/4 को 4/1 नहीं लिख सकते आप, ठीक। फोर्थ पार्ट है इसमें 3.5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम 200 ग्राम्स। दो क्वांटिटीज़ है, पहली क्वांटिटी कॉमा से पहले है 3.5 किलोग्राम और दूसरी क्वांटिटी जो है वो कॉमा के बाद है 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम्स। अब देखिए यूनिट्स किलोग्राम और ग्राम्स में है, यानी एक ही सेम काइंड की क्वांटिटीज़ है, मैसेस है दोनों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके यूनिट्स को सेम कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3.5 किलोग्राम को कन्वर्ट करता हूँ ग्राम्स में। अच्छा 3.5 का मतलब है 3.5। अब आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल है, पर 2 किलोग्राम 2000 ग्राम्स, 3 किलोग्राम 3000 ग्राम्स और 0.5 यानी कि 500 ग्राम्स। 0.5 किलोग्राम 500 ग्राम्स, तो 3.5 किलोग्राम्स कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, 3500 ग्राम्स के इक्वल होगा।
इसी तरह 5 किलोग्राम्स एंड 200 ग्राम्स, ये किसके इक्वल होगा? देखिए 5 किलोग्राम तो इक्वल होता है 5000 ग्राम्स के, और 200 ग्राम्स फिर इसमें ऐड करेंगे तो 5 kg 200 ग्राम्स बनेगा 5200 ग्राम्स। दोनों क्वांटिटीज का यूनिट आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप जो है इनको बगैर यूनिट्स के लिखेंगे क्योंकि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वांटिटी? 3500 एंड व्हाट इज द सेकंड क्वांटिटी? 5200। अब देखिए दोनों क्वांटिटीज के आखिर में डबल जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स 100 से डिविजिबल है। आप इनको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इनको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इनको जो है 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है और भी नंबर्स हो जिससे आप इनको डिवाइड कर सकें, लेकिन मैंने डायरेक्ट इनको 100 से डिवाइड किया। याद रखिए जब भी किसी नंबर के आखिर में सिंगल जीरो हो तो वो 10 से डिवाइड होगा, डबल जीरो हो 100 से डिवाइड होगा, ट्रिपल जीरो हो 1000 से डिवाइड होगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आप देखिए बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों जीरो 100 के साथ कैंसल आउट होंगे। अब क्वांटिटीज क्या रहेगी? 35:52। दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर के टाइम्स टेबल में नहीं आते, यानी ये दोनों नंबर्स कोई भी कॉमन फैक्टर शेयर नहीं करते, लिहाजा यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जब आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी, यानी 35 डिवाइडेड बाय 52। फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का 5 hours and 35 minutes। दो क्वांटिटीज है और दोनों सेम काइंड की है, यानी टाइम को मेजर करने के लिए होती है। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है? हार्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक, तो अब आप आ जाए, क्या आपको लगता है कि मिनट्स को हार्स में कन्वर्ट करना आसान है या हार्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना? बिल्कुल, हार्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना आसान है। हमेशा बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं हार्स को कन्वर्ट करता हूँ मिनट्स में। सो आप जानते हैं 1 hour कितने मिनट्स के इक्वल है? 60। 2 hours 60 + 60 120। इसी तरह 3 hours 180। या फिर जब आप 5 hours को कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में तो सिंपली आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। वाई 60? जैसे ही आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, हार्स कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, इसलिए क्योंकि 1 hour 60 मिनट्स के इक्वल है। तो 5 hours कितने मिनट्स के इक्वल होगा? 5 × 60। अच्छा, 5 × 60 = 300 मिनट्स, जबकि दूसरी क्वांटिटी ऑलरेडी मिनट्स में ही गिवन है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वांटिटी? 5 hours, इसकी जगह हम लिखेंगे 300 मिनट्स, और सेकंड क्वांटिटी ऑलरेडी 35 मिनट्स है। रेशो सिंबल इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने इन दो क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है A/B और A/B के फॉर्म में। अब आप आ जाए, इनको बगैर यूनिट्स के लिखेंगे क्योंकि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। 300:35। अब ये दोनों नंबर्स, अब आप सोचेंगे यहाँ तो डबल जीरो आ रहा है तो इसे भी 100 से डिवाइड किया जाए। नहीं, आप 35 को भी देखें, क्या 35 के बाद डबल जीरो आ रहे? नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है आप इनको 100 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल्दो कि 300 100 से डिविजिबल है, बट यू कैन नॉट डिवाइड 35 by 100। सो आपने कॉमन फैक्टर, ये जो वर्ड कॉमन है, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकें, इस वक्त 5 है। सो मैं 300 को भी 5 से डिवाइड करता हूँ और 35 को भी 5 से डिवाइड करता हूँ। 300 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं, देन 5 1s are 5, 5 6s are 30, 0 as it is, यानी 60 आ जाएगा, और 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो अब आप इसे लिखेंगे 60/7, ठीक है ना। सो दिस इज द 60/5 and 60/7 फॉर्म ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। सिक्स्थ पार्ट है 3 hours 20 minutes and 500 seconds। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेकंड्स। तो हम यूं करते हैं कि 3 hours 20 minutes को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में। आप जानते हैं कि 1 hour जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है और 1 minute जो है वो 60 seconds के इक्वल है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं 3 hours 20 minutes को सेकंड्स में। मैं क्या करूंगा, 3 को सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा 3600 से। क्यों? क्योंकि 1 hour जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है, तो फिर 1 minute 60 सेकंड्स के इक्वल है। अगर आपने हार को डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। क्यों? 60 × 60। पहले आप हार को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में और फिर मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो इसका मतलब है आपने 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है 60 से, जिससे 3 hours कन्वर्ट हो जाएंगे मिनट्स में, और फिर आपने फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से ताकि मिनट्स कन्वर्ट हो जाए सेकंड्स में। ये जो आप 3600 देख रहे हैं ना, ये 60 × 60 का प्रोडक्ट है। पहला 60 जो है वो हार्स को मिनट्स और दूसरा 60 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो याद रखिए, जब भी आप हार्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप हार्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, और जब भी आप हार्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप हार्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से।
अच्छा, उसके बाद इसमें 20 मिनट्स भी है, तो लिहाजा मैं यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, क्योंकि मुझे मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। पहले हिस्से में मैंने हार्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में, इसके लिए मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 3600 से, जबकि दूसरे हिस्से में मुझे 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ा सेकंड्स में, तो लिहाजा मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से। प्लस निशान मैंने इसमें बीच में इसलिए लगाया प्लस साइन, क्योंकि आप इन दोनों को आखिर में ऐड करेंगे, यानी ये कह रहे हैं आपके 3 आवर्स 20 मिनट्स कितने सेकंड्स के इक्वल है, तो आप इस टाइम के दोनों हिस्सों को ऐड करेंगे जब आप इसे फाइनली सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। आगे चलते हैं। 3600 टाइम्स 3 इज 10,800 सेकंड्स। इसका मतलब है कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 10,800 सेकंड्स। इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 1200। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मिनट्स में सेकंड्स कितने हुए? 1200 सेकंड्स। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी 10,800 प्लस 1200, तो हमारे पास टोटल आ जाता है 12,000। ये मतलब हुआ इसका कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में टोटल कितने सेकंड्स हुए? 12,000 सेकंड्स। ये बीच वाला स्टेप एक्स्ट्रा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये एक स्टेप कम हो गया। अब सेकंड क्वांटिटी ऑलरेडी सेकंड्स में है, फर्स्ट क्वांटिटी को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो रेशो क्या बनेगी? 3 आवर्स 20 मिनट्स यानी 12,000 सेकंड्स, रेशो सेकंड क्वांटिटी यानी 500 सेकंड्स। रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो अब हम इन्हें विदाउट यूनिट्स लिखते हैं। 12,000 ओवर 100 रेशो 500 ओवर 100। वाई 100? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज 100 से डिविजिबल है। 5 के साथ भी 00 है और 12 के साथ तो 30 है। वैसे 12,000 1000 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 500,000 से डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा आपने ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर सके, और वो है 100। जब आप 500 को 100 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल इज 100 1s are 100, 100 5s are 500, या 100 के 2 0 500 के दो जीरोस के साथ कैंसल आउट होंगे। इसी तरह 12,000 के डबल जीरोस 100 के साथ कैंसल आउट होंगे, तो सिर्फ रह जाएगा 120। अब 5 और 120 दोनों 5 के टेबल्स में आते हैं, यानी 5 से डिविजिबल है, तो मैं दोनों क्वांटिटीज को 5 से डिवाइड करता हूँ। जब आप इसे कैंसिल करते हैं तो आप कहते हैं कि 5 1s are 5, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 1s are 5, 120 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं, पहले 12 है तो 5 2s are 10, ये 12 है, 2 शिफ्ट करेंगे 0 के पास, ये बन जाएगा 20, और फिर 5 4s are 20, यानी कि 5 24s are 120। सो क्वांटिटीज क्या रहेगी? 24:1, और इनका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? 24/1। बाय द वे 24/1 को हम 24 भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन है इसका। इन अ गारमेंट फैक्ट्री देयर आर 75 वर्कर्स इन विच 50 आर मेन एंड द रिमेनिंग आर वुमेन। फाइंड द रेशियोज ऑफ मेन टू वुमेन, वुमेन टू द टोटल वर्कर्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर फिर जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जिसमें 30 टोटल स्ट्रेंथ थी, 20 बॉयज़ थे और 10 गर्ल्स थी। यहाँ भी एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं। वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 75। 75 में से मर्द कितने हैं? मैन कितने हैं? 50। और बाकी जो रह गई 75 में से 50 को निकालेंगे तो 25 रह जाएगा। 25 क्या है? वुमेन है। आप बताइए कि इस फैक्ट्री में मर्दों और औरतों की रेशो क्या है, यानी मर्द औरत के मुकाबले में कितने ज़्यादा है। इसी तरह वुमेन यानी औरतों की रेशो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के मुकाबले में क्या है। सो यहाँ पर एक्चुअली हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। पहली दो क्वांटिटीज़ कौन सी है? मेन एंड वुमेन। दूसरी दो क्वांटिटीज़ कौन सी है? वुमेन एंड टोटल वर्कर्स। तो ये कंपैरिजन है इन क्वांटिटीज़ का, और इसी को हम कहते हैं रेशो। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगा कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दिस फैक्ट्री। हमें सिर्फ नंबर ऑफ मेन और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, हम नंबर ऑफ वुमेन को पहले फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 75, नंबर ऑफ मेन 50। तो नंबर ऑफ वुमेन कैसे फाइंड करेंगे? जब आप 75 से 50 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? 25। तो इसमें वुमेन कितनी है फैक्ट्री में? 25। अब आते हैं पहले पार्ट की तरफ। क्या फाइंड कर रहे हैं? रेशो ऑफ मेन टू वुमेन। तो आप लिखेंगे रेशो ऑफ मेन टू वुमेन। देखिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले किसकी बात हो रही है? मेन की। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मेन लिखेंगे, कितने हैं? 50, आप लिखेंगे 50। फिर किसकी बात हो रही है? वुमेन की। तो फिर आप नंबर ऑफ वुमेन लिखेंगे, कितनी है? 25। पहले बात हो रही है मैन की, तो मैन का नंबर, फिर वुमेन की, और इसके बाद आप ऐड करेंगे वुमेन का नंबर। ऐसा नहीं कर सकते 25:50, या तो फिर आप स्टेटमेंट को चेंज कर दें। अगर ये होता वुमेन टू मैन तो फिर आप लिखते 25:50। तो ऑर्डर तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है रेशो में, ठीक है ना। अच्छा, अब 10 और 25 को में कॉमन क्या आ रहा है?
अच्छा, दोनों जो है 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 25 से भी डिवाइड हो रहे हैं। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट 25 से इनको डिवाइड करें या आप इसको 10 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें। मैंने सबसे पहले इसे डिवाइड किया है 5 से। अच्छा, ये फिर दूसरा तरीका है जो आपके बुक में डिस्कस हुआ है। बेहतर यही है कि वो ऊपर वाले तरीके जो मैंने आपको डिटेल से समझाया उसे भी आप इस पैटर्न से करें, लेकिन अगर आप उसी पैटर्न से करें जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वो भी गलत नहीं होगा। आपकी बुक में ये वाला मेथड डिस्कस हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब 10, 50 और 25 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं, मैंने क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय 5। जब आप 50 और 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10s are 50, आएगा क्या, 10। और जब आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 5s are 25, 5 रह जाएगा आपके पास। जिस तरह आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ये डिवाइड करके कैंसलेशन, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे लिख के आपने किया क्या है, हमने 50 और 25 को 5 से डिवाइड किया, तो अब क्वांटिटीज क्या रही, 10 और 5। जब आप 10 और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, फर्दर मैंने क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 10 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 2s are 10, 10 की बजाय क्या लिखेंगे 2, और 5 1s are 5, 5 की बजाय क्या लिखेंगे 1। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वुमेन टू द टोटल। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये फाइंड किया, रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन कितनी है, 2:1, यानी 2 मर्द और 1 औरत उस फैक्ट्री में काम कर रही है। तो मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में 2 टाइम्स है, दुगना है, मर्द औरतों से डबल नंबर्स में है। ये है कंपैरिजन इन दो क्वांटिटीज के दरमियान। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, वुमेन टू टोटल वर्कर्स। पहले किसकी बात हो रही, वुमेन, और दूसरे नंबर पे टोटल वर्कर्स। तो हम फाइंड कर रहे हैं रेशियो ऑफ वुमेन टू टोटल वर्कर्स। वुमेन की नंबर कितनी है 25, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने फैक्ट्री में 75। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 25 किया है। आप 5 से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 25 से करें। 25 1s are 25, 25 3s are 75, 1:3। अच्छा, अब टोटल वर्कर्स के मुकाबले में वुमेन्स कितनी होगी, 1:3, यानी 3 वर्कर्स 1 वुमेन, 3 वर्कर्स और 1 खातून। यानी आप ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के मुकाबले में खवातीन की जो रेशो है वो है 1:3, यानी 3 वर्कर्स एक तरफ और 1 खातून एक तरफ। ये है कंपैरिजन ऑफ वुमेन एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इफ 5 into 4u minus 2v equals a 3u minus 4v, then find u ratio v। अब इसमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स गिवन है क्वांटिटीज़ की बजाय, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप देखा डिफरेंट क्वांटिटीज़ गिवन थे, यहाँ क्वांटिटीज़ की बजाय अल्फ़ाबेट्स गिवन है, जैसे u एंड v। आपसे ये कह रहे हैं कि 5 into 4u minus 2v equals 3u minus 4v, find u ratio v। u ratio v की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखी इक्वेशन जो गिवन थी क्वेश्चन में, 5 into 4u minus 2v equals 3u minus 4v। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4s are 20u, ठीक है ना, और इसके बाद माइनस साइन, 5 2s are 10v equals 3u minus 4v। हम ऐसे करते हैं कि u वाली क्वांटिटीज़ को लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करते हैं और जो v वाली क्वांटिटीज़ है उसे राइट साइड पे कलेक्ट करते हैं। तो ये जो 3u है जो राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा नेगेटिव 3u, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 20u भी है, इसलिए एक साइड पे करेंगे लाइक टर्म्स को, क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह 10v जो नेगेटिव है राइट साइड पे बन जाएगा प्लस 10v, राइट साइड पे ऑलरेडी माइनस 4v भी है, तो 20u minus 3u इज 17u, और इसी तरह माइनस 4v प्लस 10v इज 6v, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अब हमने फाइंड क्या करना है, u रेशो v। तो मैं ऐसे करता हूँ कि u को यहीं पे रहने देता हूँ, v जो यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके u से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारे पास रह जाएगा u अपॉन v। 17 यहाँ u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर आप रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म u अपॉन v को आप रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट क्वांटिटी रेशो v। जिस तरह आप u रेशो v को u अपॉन v लिख सकते हैं, इसी तरह आप u अपॉन v को u रेशो v भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी। और राइट साइड 6 और 17 को आप 6 रेशो 17 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u रेशो v, 6:17।